तो इफ यू आर ए एस्पिरेंट who's preparing for यूपीएससी, आप इन चारों में से किसी एक स्टेज में बिलोंग करते हो। अगर दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में आपका हर एक सब्जेक्ट में इतना नंबर कम आ रहा है, यानी कि आप कुछ ना कुछ फंडामेंटल मिस्टेक आंसर राइटिंग में कर रहे हो जिसके बारे में आप खुद अवेयर नहीं हो। इवैल्यूएटर या जो एग्जामिनर वो इस आंसर को पढ़ेगा, उसको बहुत टेक्निकल लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि यार बहुत सिंपल चीज को इतना टफ क्यों बना के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने राइट फ्रेमवर्क यूज नहीं किए। दैट इज व्हाई आंसर वो बन के नहीं। द लॉट ऑफ रैंकर्स वी हैव गाइडेड, राइट, हाउ दे मैनेज टाइम बिटवीन ऑप्शनल एंड जीएस इज द ओनली 3 कॉम्बिनेशन आई हैव सीन येट। उसके बाद और भी कोई कॉम्बिनेशन तुम अपनाओगे, कोई ना कोई चीज छूट जाएगी। What are those X factor ingredients that you could put in an answer at various sections? This is the X factor that you need in your answer. One good source of current affairs. It can be civil daily. You need to have that X factor in your answer. With the help of X factor notes. This is the best notes you can have. I used to read their X factor notes. The questions are very good and even the answers were very detailed and they were, I extracted a lot of content from them. हर एक स्टूडेंट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है एक सर्टेन स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे होता है, राइट? और अपने स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही वो चैलेंजेस फेस करता है प्रिपरेशन में, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो मल्टीपल टाइम प्रीलिम्स दिया हुआ है वर्सेस एक स्टूडेंट जो मल्टीपल टाइम मेंस दे रहा है और क्लियर नहीं कर पा रहा, ये दोनों अलग अलग स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हैं और इनकी चैलेंजेस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, राइट? नाउ ऑल दो स्टूडेंट्स जो एक सिमिलर स्टेज पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 3-4 स्टेजेस 1 2 3 एंड 4, ऑल दो एस्पिरेंट्स जो एक स्टेज पे लाई कर रहे हैं ना, इनकी 80% ऑफ द प्रॉब्लम ना सिमिलर होती हैं, राइट? ओनली 20% ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर डिफरेंट, अदरवाइज 80% ऑफ द प्रॉब्लम सबकी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अगर मुझे कह रहा है कि सर मैं 2 पॉइंट लिखने के बाद तीसरा पॉइंट नहीं सोच पाता आंसर राइटिंग में, वर्सेस एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा है कि सर मैं 3 पेज 15 मार्कर में 3 पेज नहीं भर पाता। दोनों की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों का ही कंटेंट गैप, नॉलेज गैप हो रखा है, राइट? सो एक स्टेज में अगर सारे स्टूडेंट्स, ऑल दो स्टूडेंट्स जो एक सर्टेन स्टेज पे हैं, उनकी 80% ऑफ द प्रॉब्लम लगभग सेम होती है, राइट? दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। Only 20% of the problems are different. Why? Because every student is different, right? So, सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि आप कौन से स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हैं. That's the first thing that you have to identify, right? Because information is the key, right? You have to identify आप कौन से स्टेज पे हैं. Secondly, that what you have to do is कि उस स्टेज पे what are the 80% of the problem, what are the 80% of the challenges जो बाकी लोग भी फेस कर रहे हैं, right? Similar to everybody. अगर आपको ये पता होगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स और बाकी लोगों से फिर आप अहेड निकल जाओगे, तब आप स्टेज सेकंड पे आ जाओगे या थर्ड पे आ जाओगे या फोर्थ पे आ जाओगे, एंड अकॉर्डिंगली आप फिर एग्जाम के क्लियर करने तक पहुंच जाओ, राइट? नाउ हाउ कैन आई से कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम सेम है ऑल दो स्टूडेंट्स की जो एक सर्टेन स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे है? व्हाट सिविल्स डेली एंड स्मैश टीम डज इज, हमने फॉर्म सर्कुलेट किया to across our channels, telegrams, whatsapp and the website, and हमने स्टूडेंट से पूछा कि आप अपनी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन बताइए और आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं करंट टाइम में, राइट? वो बताइए, राइट? तो वी गॉट ऑलमोस्ट 500,000 क्वेरीज, राइट? एंड क्या हमने ये पाया कि जो भी स्टूडेंट एक सर्टेन स्टेज के अंदर है, उन्होंने प्रॉब्लम जो भी लिखी हैं, the language may be different, right, but answer to all those problems are what, same only. अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर पीवाईक्यू के नोट्स कैसे बनाने चाहिए, पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स कैसे बनाऊं मैं मेंस के लिए, या सर मुझे नोट मेकिंग सिखा दो, तो दोनों को ही नोट मेकिंग नहीं आती, राइट? द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग आर डिफरेंट बट द सॉल्यूशन टू देयर क्वेश्चन इज सेम ओनली, राइट? सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वेबिनार व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज कि आप कौन से स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हो, पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे अपन, राइट? सेकेंडली, उस स्टेजेस के अराउंड क्या कॉमन प्रॉब्लम एक स्टूडेंट फेस करता है जो आप भी फेस कर रहे हो, राइट? और उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करना पड़े, राइट? इतना आपको करना है. नाउ जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक सर्टेन स्टेज में दे आर 80% प्रॉब्लम विच एवरीबडी फेसेस, 20% इज समथिंग यूनिक दैट यू कैन फेस, तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ओनली. अगर मैं ये सारी
चीजें फेस कर रहा हूँ और बाकी लोग भी फेस कर रहे हैं, यानी कि ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जो मुझे जल्दी से करना होगा और आगे बढ़ना, राइट? दिस विल बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन। नाउ मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे तो इफ यू आर ए एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आप इन चारों में से किसी एक स्टेज में बिलोंग करते हो, राइट? इफ इट इज विजिबल टू यू, द वेरी फर्स्ट स्टेज इज यू आर गिविंग मल्टीपल प्रीलिम्स, बट एक भी बार अभी तक मेंस नहीं दे पाए, यानी कि आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा इवन आफ्टर गिविंग सक्सेसिव अटेम्प्ट्स ऑफ प्रीलिम्स, राइट? नाउ द सेकंड स्टेज वुड बी कि आप मेंस मल्टीपल टाइम्स दे रहे हो, आप प्रीलिम्स निकालना आपको आ चुका है, राइट? आप मेंस मल्टीपल टाइम्स दे रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन एवरी टाइम। थर्ड स्टेज वुड बी व्हाट, आप मेंस तो निकाल लेते हो बट बहुत ही नैरो मार्जिन से निकालते हो, यानी कि 729 का कट ऑफ है तो आपने 735 से मेंस निकाल लिया, आपने इंटरव्यू भी दिया, आप बार बार इंटरव्यू दे रहे हो हर साल, 2 बार से 3 बार से 4 बार से इंटरव्यू दिया है आपने, बट अगेन यू आर नॉट एबल टू क्लियर and make it to the final list, right? And the stage 4 is what, they are people who are already in the list, they are already in the services, but they are aiming for rank improvement, right? Now in each stage the problem would be different, each of these stages the problem would be different, right? So first of all मुझे ये बताओ, among all those people who are listening to me in this particular webinar, कि स्टेज 1 पे कौन कौन है? जस्ट से यस और नो कि आप स्टेज 1 पे कौन कौन है। जस्ट राइट 1। ओके, सो दिव्या इज एट स्टेज 1, ओके, सचिन एट स्टेज 1, ओके। सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से स्टेज पे हो। हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑन स्टेज 2 जो मल्टीपल बार मेंस लिख चुके हैं बट एक बार भी क्लियर नहीं हो रहा? इज देयर एनीवन? A lot of people at stage 1 I can see. Okay, Shashikant, Tanmay, okay, at stage 2, very good guys, you are able to identify, great. How many people are there at stage 3? People who are giving interview but they're not able to clear the interview. क्यों? क्योंकि मेंस बहुत मार्जिनल मार्क्स से क्लियर हो रहा है, राइट? ऋषि एट स्टेज 3, ग्रेट ऋषि, ग्रेट. A lot of people at stage 2, SM is at stage 2, great, right? So and there will be people, I hope कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो IPS होते हैं, IRS होते हैं, एंड दे अपीयर फॉर द रैंक इंप्रूवमेंट. अभी इस बार कल शायद लबासना का आखिरी दिन था फॉर द फाउंडेशन कोर्स, राइट? इफ योर फ्रेंड्स आर देयर इन लबासना, आप देखोगे उनके फोटोज वगैरह, स्टेटस वगैरह, तो कल आखिरी दिन था. नाउ द लॉट ऑफ पीपल जो कि यूएल लेंगे और अगेन दिल प्रिपेयर, राइट? सो दिल कम अगेन इन द स्मैश प्रोग्राम. सो नाउ अमॉन्ग you people only, all those people who have joined, can you see the diversity? Can you see the diversity that there are students at different stages of preparation, right? Now you have to understand कि आपकी diversity की वजह से भी आप अलग अलग problem हो सकता है face कर रहे हो, and that would be common for all the people who are there at one particular stage, right? Now moving on, the problem that will be felt by the people who are at first stage, जिन्होंने अभी तक मल्टीपल प्रीलिम्स दे दिया है बट एक भी बार मेंस को क्लियर नहीं किया, राइट? What challenges, what are the 80% problem that usually they face? Let's understand this, right? सबसे पहली बात, उनके पास नॉलेज गैप होगा, एक्सपीरियंस गैप होगा, प्रैक्टिस गैप होगा. ये जो क्वेश्चन वो हमसे पूछते हैं कि सर हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, सर हम पेपर नहीं लिख पा रहे, सर हमको एग्जाम को पता नहीं चला कि मेंस को प्रिपेयर कैसे करें, ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क मी, राइट? ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क मी, राइट? सो व्हाट हैपेंस टू द पीपल जो कि मल्टीपल प्रीलिम्स दे रहे हैं और एक भी बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम ये है कि उनकी प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्किल्स तो अभी तक डेवलप नहीं हुई है प्रीलिम्स को एग्जाम क्लियर करने की, राइट? बट उनकी मेंस वाली स्पेसिफिक भी स्किल्स डेवलप नहीं हो रही, एंड 80% ऑफ द पीपल फेसेस दिस प्रॉब्लम. यानी कि दे आर स्टक इन द प्रीलिम्स मोड, और अगर इस साल 2026 में वो प्रीलिम्स को क्लियर कर भी लेंगे तब भी उनका हाई चांस है कि वो मेंस को क्लियर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उनको मेंस के नुआंसेस ही नहीं पता.
लॉट ऑफ पीपल जो इस साइकिल में होते हैं ना, उनको मेंस का नुआंसेस नहीं पता, उनको पता ही नहीं कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है, मेंस की तैयारी कैसे की जाती है, मेंस के टॉपिक्स कैसे निकालने होते हैं, मेंस के लिए क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे करना है, मेंस के लिए फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं पॉइंट जनरेट करने के, प्रेजेंटेशन के लिए इनोवेशंस क्या हो सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स दे आर नॉट इवन अवेयर अबाउट, राइट, दे आर नॉट इवन अवेयर अबाउट. So even if they'll clear the prelims ना this year by hook और by crook, कैसे भी करा के वो एलिमिनेशन लगा लें, नॉलेज लगा लें या ज्यादा मेहनत कर लें, there are high chances they won't be clearing the mains this time. And UPSC exam is more about the mains preparation, right? Because mains के actually marks ही add होते हैं, not of the prelims, right? और मेंस के मार्क्स अगर आपके इंटरव्यू प्रूफ हैं तो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प होती है, राइट? सो द पीपल हु आर stuck at stage 1, 80% of the people, I'll tell you, जो मल्टीपल बार प्रीलिम्स दे रहे हैं और फेल हो रहे हैं, उनको मेंस का पता ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए प्रीलिम्स ही बहुत बड़ा हर्डल हो चुका है, और उनको प्रीलिम्स मेंस का नुआंसेस तब पता चलता है जब वो पहली बार मेंस लिख रहे होते हैं. बिटवीन प्रीलिम्स और मेंस, एक बार अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस जाके जब वो तैयारी करते हैं इन 3 महीनों के बीच में, अब 3 महीने से कम टाइम मिलता है, तब उनको मेंस के नुआंसेस पता चलते हैं, राइट? और उस समय उनको सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो अटेम्प्ट जो है उनका मेंस वाला, वो इमेच्योर तरीके से, लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से खत्म हो जाता है. और नेक्स्ट टाइम वो प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. नाउ व्हाट हैपेंस विद दीज स्टूडेंट्स, आई टेल यू, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हेल्प देम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. ऐसा क्यों होता है? आई जस्ट गिव यू एग्जांपल. नाउ प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आता है ना, प्रीलिम्स का एग्जाम आप देते हो, जैसे लास्ट टाइम 25 मई को एग्जाम था, 10 दिन के बाद रिजल्ट आता है, 10 से 12 दिन के बाद, 15 दिन बाद रिजल्ट आता है, लगभग 8 से 10 जून के तक रिजल्ट आता है, राइट? 8 से 10 जून तक जब रिजल्ट आता है, देन दे स्टार्ट द प्रिपरेशन. तब वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तब वो लिखना शुरू करते हैं, राइट? नाउ व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग, उसके लिए 10 दिन और लगते हैं, 10+ डेज और लगते हैं प्रिपरेशन करके टेस्ट लिखने के लिए. तो टोटल प्रीलिम्स के बाद जो आपके पास 3 महीने बचे हैं, पहला आंसर आप, पहला पेपर तो 20 या 25 दिन बाद लिख रहे होते हो, राइट? पहला पेपर लिखने में आपको 20-25 दिन लग जाता है. दिस हैपेंस एवरी ईयर. इफ यू डोंट नो दिस, आई एम टेलिंग यू नाउ. अगर आपको इतना टाइम लग गया पहला पेपर लिखने में, 25 दिन, राइट, 25+ डेज अगर लग रहे हैं, तो उस समय आपको जो भी नुआंसेस बताए जाएंगे इंप्रूवमेंट के, या जो भी चीजें होंगी, आपको उसको नेक्स्ट टेस्ट में क्विकली लगाना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा. एंड लॉट ऑफ टाइम हैपेंस कि वो स्टूडेंट नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि द लॉट ऑफ माइंडसेट इश्यूज दैट स्टूडेंट कैन नॉट इंप्रूव इन सच अ क्विक टाइम, और मींस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, राइट? सो ऑल दोस पीपल हु आर मल्टीपल टाइम्स फेलिंग प्रीलिम्स, उनके साथ जो सबसे बड़ा जो एक ब्लाइंड स्पॉट है उनका, या जो 80% ऑफ द पीपल जो बार बार प्रीलिम्स दे रहे हैं बट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, वो मेंस के बारे में जानते ही नहीं है, और प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी उनका जो ऑब्जेक्टिव स्किल है वो प्रिपेयर नहीं हुआ, राइट? नाउ मूविंग ऑन. तो एक मेरे पास एक टेस्टिमनी है टॉपर की. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर हमारा 3 बार तक प्रीलिम्स नहीं हुआ है, बहुत हताश हो जाते हैं, दे गेट वेरी होपलेस, और वो पूछते हैं कि सर क्या हम यूपीएससी को क्लियर करने लायक हैं या नहीं, राइट? इट हैपेंस, यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ. इट हैपेंस विद एवरीबॉडी, राइट? अगर आपका 4 बार से प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, एंड आप एक मेंटर के पास जाओ, तो यू विल स्टार्ट सेइंग कि सर आपको क्या लगता है कि मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं. आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस फ्रॉम द स्टूडेंट, राइट? I'll simply share you a story. This is a student, right? This is a story of a ranker, आकृति सेठी, right? जिसकी रैंक 2022 में थी 249. 5 बार तक प्रीलिम्स नहीं निकला, 5 टाइम्स प्रीलिम्स नहीं निकला, और 6वीं बार में प्रीलिम्स भी निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू भी दिया, और रैंक 249 ले लिया. आई थिंक IRS वगैरह मिलाओ, राइट? नाउ if you read her journey, what she said is कि in the first attempt उनको यही समझने में लग गया कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, what to read, how to read, right? इतना ही करने में लग गया. there was no professional help she was taking, तो ये तो उसी में लग गया. दूसरा अटेम्प्ट अगर आप देखोगे, what she is saying कि just studying, revising the basic books करने में ही लग गया, without any preparation of means, right? तो प्रीलिम्स फिर से फेल हो गया. सिर्फ आप बेसिक बुक्स के अराउंड, स्टैंडर्ड बुक्स के अराउंड अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा. एंड दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ 80% ऑफ द स्टूडेंट जो कि प्रीलिम्स बार बार लिख रहे हैं और फेल हो रहे हैं. आपको समझना पड़ेगा
कि एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स एक फाउंडेशन आपका डेवलप करेंगी। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव स्किल्स, एलिमिनेशन टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रीलिम्स को क्लियर करोगे। नोट मेकिंग और आंसर राइटिंग स्किल आपको बनानी पड़ेगी, तब जाके आप मेंस को क्लियर करोगे। आर्टिकुलेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, तब जा ओपिनियन बिल्डिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आप इंटरव्यू को क्लियर करोगे। आप सिर्फ ये समझ रहे हो कि मैं बुक्स को पढ़ लूंगा तो गेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगेन व्हाट शी इज डूइंग इज शी इज जस्ट स्टडिंग, रिवाइजिंग द बेसिक बुक्स, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट। इन 2019 व्हाट शी डिड इज, अब क्या लगता है ना स्टूडेंट को कि हमने बेसिक बुक पढ़ ली, ठीक है, तो हमने करंट अफेयर्स लगता है हो सकता है छोड़ा हुआ होगा। अब इस साल उन्होंने करंट अफेयर्स भी कर दिया, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगा ली करंट अफेयर्स और ये सारी चीजें कर लिया। अगेन शी फेल्ड द प्रीलिम्स। व्हाई शी फेल्ड द प्रीलिम्स? शी इज सेइंग कि प्रीलिम्स के पहले हरियाणा पीसीएस था, हरियाणा पीसीएस में फेल हो गए, तो इस वजह से हताश होके इसमें भी फेल हो गए, ठीक है। एक जगह का फेलियर आपको दूसरी जगह इंपैक्ट नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप GS1 का पेपर दे के आए मेंस का, और आप थोड़ा सा डर गए, घबरा गए कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, और उसका इंपैक्ट आपने GS2 पे भी दिखा दिया जो कि 2 घंटे बाद होना है, तो कहानी आपकी खत्म होती जाएगी, राइट। बी यू हैव टू कंट्रोल द इमोशन, यू हैव टू शो द इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। तो जनरली यही होता है। अगेन इन फोर्थ अटेम्प्ट व्हाट शी डिड इज शी जॉइन सम काइंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए फिर अपेयर किया, कुछ कुछ गाइडेंस लिया, बट अगेन प्रीलिम्स फेलियर हो रहा है, शी इज नॉट गेटिंग राइट हेल्प अभी तक, राइट। अगेन 2021 से मेंस के लिए एक्सटेंसिवली पढ़ना शुरू किया, यानी कि अपने 5वें अटेम्प्ट में ये मेंस के लिए ढंग से पढ़ना शुरू की, ठीक है, मेंस के लिए पढ़ना शुरू की 5वें अटेम्प्ट में। तब आप देखोगे कि 6वें अटेम्प्ट में जाके GS1 2 3 4 और ऑप्शनल का पूरा नोट्स प्रिपेयर हो गया था, तब जाके 2022 में जाके यहाँ पे एग्जाम निकला है, राइट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जो आपकी प्रीलिम्स की भी जो प्रिपरेशन है ना, वो मेंस के थ्रू होके ही जाती है। मेंस आपकी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप कर देता है, ठीक है, मेंस आपकी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप कर देता है, विच ऑल्सो हेल्प इन क्लियरिंग द प्रीलिम्स एज वेल, राइट। जब तक आप मेंस की तैयारी नहीं करोगे, इश्यूज को नहीं समझोगे, उसके डेप्थ को नहीं समझोगे ना, व्हाट विल हैपन इज कि आपका एनालिटिकल स्किल्स डेवलप नहीं होगा, राइट। और तब तक एग्जाम निकलना मुश्किल होता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनकी मेंस की तैयारी नहीं होती है, उन्होंने प्रीलिम्स निकालने का नैग निकाल लिया है, बट येस इट इज ऑल्सो ट्रू कि जिन लोगों का बार बार प्रीलिम्स फंस रहा है, दे हैव टू शिफ्ट देयर प्रिपरेशन टू द मेंस ऑल्सो, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑल दोज पीपल हु आर स्टक एट द प्रीलिम साइकिल, बार बार स्टेज 1 पे, और बार बार वो प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रहे हैं, आपका आंसर वहां नहीं है। यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू प्रिपेयर मेंस ऑल्सो, और GS1 2 3 4 ऑप्शनल की आपको नोट्स वोट्स बना के रेडी करने पड़ेंगे कंसोलिडेट, तब जाके आप प्रीलिम्स दोगे तो मेंस निकलेगा भी, और मेंस निकलेगा तो फिर इंटरव्यू भी निकाल सकते हो और रैंक ला सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को रैंक लाना है, प्रीलिम्स से निकालना, राइट। एंड दिस इज हर मार्कशीट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेज, कि एक स्टूडेंट जो है जो बार बार मेंस का एग्जाम दे रहा है बट क्लियर नहीं कर पा रहा, उसके उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जनरली उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है? 80% ऑफ द स्टूडेंट दे फेस प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम दे फेस, लेट्स अंडरस्टैंड। कि पहली बात तो वो एक साइकिल में फंस जाते हैं, साइकिल में। फॉर एग्जाम्पल देयर साइकिल, देयर अ लूप जो उनको बाहर निकलने ही नहीं देता, एंड दिस हैज हैपेंड विद लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स, आई टेल यू। मेंस का एग्जाम पहले सितंबर में होता था, इस बार अगस्त में हुआ है, राइट। अगस्त में आप मेंस का एग्जाम देते हो, इस बार नवंबर में रिजल्ट आ गया, राइट। जनरली दिसंबर में रिजल्ट आ रहा था, इस बार नवंबर में रिजल्ट आ गया, आप 1 महीने पहले चल रहे हो। तो अभी के साइकिल के हिसाब से समझेंगे व्हाट हैपेंड इज कि अगस्त में हमने एग्जाम दिया, और अगस्त में जब आप एग्जाम देते हो तो आप यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ रहे होते, कुछ भी नहीं पढ़ रहे होते, आप बस रिलैक्स कर रहे होते, क्योंकि मेंस इतना एक हाई फ्रिक्शन प्रोसेस है कि अगर आपने एग्जाम दे दिया तो आप बस उसके बाद कुछ पढ़ नहीं सकते, राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अगेन क्विकली कम बैक एंड स्टडी करना बहुत मुश्किल काम है, जनरली टाइम पास हो जाता है। जब रिजल्ट आता है, जब इस बार रिजल्ट आया, आई थिंक 11 नवंबर को रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में आप नहीं क्लियर कर रहे हो, दैट इज वाई यू आर इन द सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। तो व्हाट हैपेंस इज कि जनरली द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे गेट वेरी इमोशनल अबाउट इट, राइट। अपने आप को बंद कर लेना, इधर उधर बात नहीं करना किसी से। सो 10-15 दिन तो आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक 10-15 दिन वेस्ट कर दिया है, रिजल्ट को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली नहीं लिया, राइट। और हम दिसंबर में आ चुके हैं, ठीक है।
टुडे 2 दिसंबर, राइट? नाउ दिसंबर से वो पढ़ना शुरू करेंगे, दिल स्टार्ट थिंकिंग कि क्या रॉन्ग गया, क्या राइट गया, दिल स्टार्ट मीटिंग द मेंटर एंड ऑल दीज थिंग्स. दिसंबर एंड जनवरी इज 2 months फॉर देम, 2 महीने हैं उनके पास, और इसमें रैंडमली दे आर इंप्रूविंग. फॉर एग्जाम्पल, इस बार ऑप्शनल में नंबर कम आ गया तो 2 महीने पूरा ऑप्शनल पढ़ने में लगा दिया, ठीक है? और जनवरी के बाद प्रीलिम्स का फीवर स्टार्ट हो जाएगा, राइट? एंड यू हैव टू स्विच योर प्रिपरेशन टू प्रीलिम्स. तो आपके पास यही 2 महीना बचा है जिसमें आपके पास अगर कोई राइट गाइडेंस नहीं हुआ, आप सेम ही चीज रिपीट करोगे बार बार. हो सकता है कि इस बीच आप कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो ऑप्शनल तैयारी कर रहा होता है, कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो इथिक्स और ऐसे पे ध्यान दे रहा होता है. दे नॉट seeing the whole syllabus comprehensively, they're not preparing the whole syllabus comprehensively, right? And that is why they are stuck in the loop कि 2 महीने बचे हैं और वो भी लगभग वेस्ट ही कर देते हैं किसी एक आध दो सब्जेक्ट को पढ़ने में. आई एम आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन. एक स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम में यूपीएससी का एग्जाम को क्लियर कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहा है, यानी कि उसने प्रीलिम्स की भी तैयारी की होगी, मेंस की भी तैयारी साथ साथ की होगी, उसी साल में इंटरव्यू की भी तैयारी की होगी. इवन मेंस में उसने सारे जो जीएस पेपर्स और ऑप्शनल पेपर्स हैं, लगभग टोटल 7 पेपर्स प्लस 2 लैंग्वेज पेपर्स, उनकी भी तैयारी एक साथ की होगी. तो समवन हु इज प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे ही चीजों के लगभग प्रिपेयर कर रहा है, नॉट जस्ट फोकसिंग कि चलो मेरा इस बार बस एथिक्स पे तैयारी कर लेता हूँ 2 महीने बैठ के, या ऐसे तैयारी कर लेता हूँ. आपको पूरी चीज कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करनी पड़ेगी वापस, राइट? एंड दिस इज द मिस्टेक दैट दे डू कि एक बार एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पता चला फिर इथिक्स में पढ़ा तो जीएस 2 में नंबर कम आ गया, या जीएस 3 वाले में 60 नंबर आ गए, तो कोई भी एक पेपर खराब कर दो, सिलेक्शन रुक जाता है, राइट? सो that quite comfortable in clearing the prelims, these second stage wala guys, but they are stuck in mains, ठीक है? they are stuck in mains, और stuck in mains क्या है कि ये लूप में भी फंस गए. लूप क्या होता है मैंने आपको बता दिया. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि वो मल्टीपल मेंस दे रहे हैं, फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा. सोचो कोई 3 मेंस दिया है, यानी कि 3 बार तो उसने यूपीएससी का पेपर खुद ही लिख दिया. उसके पहले बहुत सारा पीवाईक्यूज लिखा होगा, राइट? उसके पहले बहुत सारी पढ़ाई की होगी कंटेंट की, उसके बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, यानी कि सम काइंड ऑफ फंडामेंटल मिस्टेक्स in answer writing that particular student is doing, because of which he is not able to clear the exam and which he also doesn't know about it, right? तभी तो ऐसा हो रहा है. जो इतना पढ़ लिया, जिसने कंटेंट प्रिपेयर किया होगा, 2-3 बार से मेंस लिख दिया, उसके बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, उसका रीजन यही है कि सम फंडामेंटल मिस्टेक इज हैपनिंग एट आंसर राइटिंग लेवल व्हिच ही इज नॉट एबल टू फिगर आउट बाय हिमसेल्फ, एंड दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज कि जो साइकिल में फंसा हुआ है ना, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या फंडामेंटल मिस्टेक्स हो रही हैं, वो नहीं समझ पा रहा, राइट? सो दिस इज द 80% of the people who are stuck in this cycle, they faces the same thing and they are unable to do anything. वही लोग इस साइकिल से बाहर आ पा रहे हैं जो इस पे कॉन्शियसली एफर्ट मार रहे हैं. नाउ शिफ्टिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक बार उन स्टूडेंट्स की मार्कशीट को एनालाइज करते हैं जो मेंस को फेल कर जाते हैं, ठीक है? देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई गेट, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं जिनके नंबर्स 650 के आसपास होते हैं, ठीक है? देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाई इन दिस पर्टिकुलर रेंज, 650 से लेके 700 के रेंज के स्टूडेंट्स, राइट? नाउ अगर आप देखोगे स्टूडेंट के मार्क्स ऐसे में कितने हैं, 97 है, जीएस 1 में 72 है, जीएस 1 में 72 है, जीएस 2 में 92 है, जीएस 3 में 72 है, जीएस 4 में 98 है. दीज आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, राइट? और ये 3 बार मेंस लिख चुका है, ठीक है? उसके बाद आप उसके मार्क्स ये. अब इसके मार्क्स देख के कुछ भी पता नहीं चलता. क्यों? क्योंकि मार्क्स जो है ना, आपको अब्सोल्यूट फिगर देते हैं, आपकी अब्सोल्यूट परफॉर्मेंस बताते हैं, आपकी रिलेटिव परफॉर्मेंस नहीं बताते हैं कि आपने परफॉर्म कैसा किया है. क्या सारे सब्जेक्ट में 100 से ऊपर होना चाहिए था तो वो अच्छे मार्क्स होते क्या? we'll have to analyze with the relative performance. Are you guys able to understand what I'm trying to say? Yes or no बताओ पहले, then I'll move. Yes or no बताओ ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हो मेरे को. ओके ग्रेट. चलो नाउ अब इस मार्कशीट, ये जो मार्कशीट है, जो मार्कशीट है स्टूडेंट की, ओके आई अंडरस्टूड, ठीक है? अभी अब ध्यान से वापस से सुनना शुरू कर दो, राइट? Kumar Gaurav Patra is saying, sir, I have faced the same situation for 4 attempts. Yes, I know, because this is because what
problem that you are facing, almost 80% of the people faces the same thing and they are unaware about things. तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको स्टॉप क्या कर रहा है, आप इस पे काम कैसे करोगे, राइट? नाउ अब इस मार्कशीट में थोड़ा सेंस बनाने के लिए कि मार्कशीट कह क्या रही है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी रिलेटिव परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, रिलेटिव परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। और रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं वो समझो जरा। यहाँ हमारे पास टॉप 200 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है, मतलब रैंक 1 शक्ति दुबे से लेके रैंक 200 सुमित कुमार गुप्ता, जो भी स्टूडेंट्स हैं इनके बीच में उनकी मार्कशीट हमने उठाई और इनके एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए 2024 के लिए, क्योंकि ये 2024 की मार्कशीट। ऐसे में टॉप 200 रैंकर्स 100 से 105 नंबर में स्कोर करते हैं, 100 से 105 नंबर स्कोर कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलर स्टूडेंट कितना 97 स्कोर किया, यानी कि -3 मार्क्स, ज्यादा दूर नहीं है। GS1 में जो रैंकर्स हैं टॉप 200 95 से 100 स्कोर करते हैं, ये स्टूडेंट 72 स्कोर कर रहा है, यानी कि अराउंड 23 मार्क्स, राइट? यानी कि 23 नंबर एक ही सब्जेक्ट में कम है, सिलेक्शन खत्म हो गया यहीं पे। तुम अगर एक सब्जेक्ट में 23 नंबर कम हो गए टॉप 200 के, तुम्हारी कहानी वहीं खत्म है। GS2 में रैंकर्स टॉप 200 पीपल आर स्कोरिंग 110 से 115, दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज स्कोरिंग 92 मार्क्स, अगेन 18 नंबर कम है, ठीक है? उसके बाद GS3 में द रैंकर्स आर स्कोरिंग 95 to 100, ठीक है? अगर आप देखोगे इवन शक्ति दुबे हैज स्कोर्ड आई थिंक 86 or 87 मार्क्स इन GS3, तो 85 to 90, तो ही हैज स्कोर्ड व्हाट 72 मार्क्स, अगेन कितना नंबर कम हो गया, 13 मार्क्स लेस। GS4 में स्टूडेंट्स आर, जो रैंकर्स हैं 115 से 120 नंबर स्कोर करते हैं, राइट? द एवरेज ऑफ टॉप 200 पीपल इज व्हाट 115 to 120 एंड दिस पर्टिकुलर गाय स्कोरिंग 98, अगेन कितना नंबर कम हो गया, 2 इधर कम हो गया और 17 नंबर कम हो गया लोअर रेंज से। तो कंसिस्टेंटली अगर आप देख रहे हो ना, तो GS 1 2 3 4 में अराउंड 15 नंबर हर एक सब्जेक्ट में टॉप 200 के एवरेज से कम आ रहा है। अगर दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में आपका हर एक सब्जेक्ट में इतना नंबर कम आ रहा है, यानी कि आप कुछ ना कुछ फंडामेंटल मिस्टेक आंसर राइटिंग में कर रहे हो जिसके बारे में आप खुद अवेयर नहीं हो, राइट? लॉट ऑफ फंडामेंटल मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड। तो आपको अपनी टेक्निक में पहले तो चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर ऐसा होता कि आप लेट्स से, अगर लेट मी टेक द मैजिकल पेन, हाँ, अगर ऐसा हो रहा था कि आप सारे में एवरेज से ऊपर ही परफॉर्म कर रहे होते और आप हो सकता है कि सिमिलर परफॉर्म किए होते, आपका हो सकता है ऑप्शनल खराब हो, तो आप ऑप्शनल पे स्विच कर सकते थे पढ़ने के लिए कि वहां आप ज्यादा पुअर परफॉर्म कर रहे हो। बट अगर आपकी मार्कशीट कुछ ऐसी दिखती है जहां पे आप हर एक सब्जेक्ट में जैसे 15 नंबर के बिलो ही जा रहे हो टॉप 200 एवरेज के, तो यानी कि इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपके आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स में फ्लॉज है। अभी आपको टेक्निक समझ में आई कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, बॉडी कितने पार्ट बनाए जाते हैं, फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाता है, आप आर्टिकुलेशन कैसे कर रहे हो, वो सारी चीज में बहुत सारा फंडामेंटल फ्लॉज है। कंटेंट प्रिपरेशन इज नॉट हेल्पिंग यू, इज नॉट हेल्पिंग यू, ठीक है? सो एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद लॉट ऑफ 80% ऑफ द स्टूडेंट जो कि मेंस को नहीं क्लियर करते मल्टीपल टाइम्स देने के बाद 650 के आसपास ही टिके हुए हैं, कभी 700 चले जाएंगे फिर अगेन 650 पे आ जाएंगे। वाई? बिकॉज दे आर डूइंग द सेम से। अगर मैं आपको कुछ मेंस फेल्ड एस्पिरेंट की कॉपी भी दिखाऊं, फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू दिस पर्टिकुलर कॉपी नाउ, एट द फेस ऑफ इट, एट द फेस वैल्यू अगर आप देखोगे कॉपी कितनी सुंदर दिख रही है, राइट? द प्रेजेंटेशन आल्सो इज वेरी गुड, द पॉइंटर्स आल्सो वेरी गुड, स्ट्रक्चर बहुत सही है। कैन यू सी दिस पर्टिकुलर कॉपी, राइट? नाउ अगर मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को पढ़ूं और कॉपी में जो एक फंडामेंटल फ्लॉ है उसको पकड़ने की कोशिश करूं, फॉर एग्जाम्पल, तो लेट मी रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डेटा इज द न्यू ऑयल but only when processed into meaningful insight. This is a statement here, right? And after the statement, the question says examine how e-governance can revolutionize rural development programs in India. This is the question. This question is type B question. Statement continued with explicit demand. यहां तक स्टेटमेंट है, उसके बाद एक एक्सप्लिसिट डिमांड इधर बन के आ रही है, राइट? नाउ द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज, क्योंकि मुझे क्वेश्चन का टाइप पहचानने के बाद मुझे क्वेश्चन का थीम और डिमांड निकालना पड़ता है, राइट? द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? ई गवर्नेंस।
ई गवर्नेंस, जिसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में लिखूंगा. नाउ डिमांड वुड बी व्हाट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एक तो इम्प्लिसिट डिमांड निकल के आएगी बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, दैट इज आईडी, इम्प्लिसिट डिमांड. वो क्या होगी? द क्वेश्चन इज सेइंग डेटा इज द न्यू ऑयल बट ओनली व्हेन प्रोसेस्ड इनटू मीनिंगफुल इनसाइट. टोटल आपसे क्या पूछा? सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा पूछ रहा है, नथिंग एल्स. सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस डेटा, उससे आप क्या क्या कर सकते हो वो आपसे पूछ रहा है. दैट इज द इम्प्लिसिट डिमांड दैट यू हैव टू एड्रेस, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग एग्जामिन. Examine is a directive which requires to go about 50-50 approach. And the question is saying how e-governance can revolutionize rural development. यानी कि एक तो explicit demand यहाँ पे आपके पास क्या आ गई कि e-governance कैसे revolutionize करेगा क्या? रूरल डेवलपमेंट को. बट क्योंकि डायरेक्टिव एग्जामिन है, हमारे पास ये 50% वाला एस्पेक्ट से एक और डिमांड बन के आएगी, एक्सप्लिसिट डिमांड, विच इज व्हाट? चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द ई गवर्नेंस. क्योंकि अगर रूरल डेवलपमेंट हो जाता ई गवर्नेंस से तो अभी तक हो क्यों नहीं गया, राइट? एंड देन इफ यू आर राइटिंग द चैलेंजेस यू हैव टू राइट अ वे फॉरवर्ड एंड देन you have to conclude. So this is going to be the decoding of this particular question, the brainstorming that we have done here, right? अब देखो यहां पे बस आओ, जो मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूं वो जरा समझने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो कि this particular thing. Let me change the color of the pen. This particular thing, just try to understand. Let me change the pen first. Let's understand this thing कि ई गवर्नेंस कैसे रूरल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है. ई गवर्नेंस रूरल डेवलपमेंट कैसे कर सकता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क फॉर दिस. ठीक है, उसके बाद कंपेयर करके दिखाऊंगा तब तुमको ज्यादा चमकेगा, राइट? क्या ई गवर्नेंस रूरल एरियाज में हेल्थ फैसिलिटीज को बेटर कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है. क्या एजुकेशनल फैसिलिटीज को बेटर कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है. क्या गवर्नेंस को बेटर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. क्या लैंड रिफॉर्म कर सकता है? डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. लैंड रिफॉर्म में मदद कर सकता है ई गवर्नेंस. क्या ई गवर्नेंस रूरल एरिया में इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. ठीक है, तो ऑल दीज आर व्हाट? डायमेंशंस. क्या ई गवर्नेंस एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकता है? क्यों? क्योंकि लॉट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. तो क्या ई गवर्नेंस से प्रिसीजन फार्मिंग हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है. सो दीज आर द डायमेंशंस जहां पे आपको बात करनी है कि ई गवर्नेंस कैसे लग रहा है. अब तुम सिंपली इस स्टूडेंट का आंसर कंपेयर करो जो यहां लिख रहा है ये स्टूडेंट. पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ई गवर्नेंस इज रूरल डेवलपमेंट. पॉजिटिव इंपैक्ट क्या क्या है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, बॉटम अप प्लानिंग, इनहेंस सर्विस डिलीवरी. क्या नहीं लग रहा तुमको कि ये सारे के सारे गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा है रेदर देन द डेवलपमेंट वाले एस्पेक्ट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? कि गवर्नेंस एक पार्ट हो सकता था रूरल डेवलपमेंट के कंपोनेंट का, बट आप गवर्नेंस के ही सारे पॉइंट आप लिखने की कोशिश कर रहे हो. आपने गवर्नेंस के कंपोनेंट सारे दे दिए यहाँ पे रेदर देन द रूरल डेवलपमेंट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो नाउ this could be a blind spot for lot of people, right? This could be a blind spot for lot of people. Now at the glance of it आपको समझ नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ द इवेल्युएटर या जो एग्जामिनर वो इस आंसर को पढ़ेगा, उसको बहुत टेक्निकल लगेगा. उसको ऐसा लगेगा यार बहुत सिंपल चीज को इतना टफ क्यों बना के रखा हुआ है. क्यों? क्योंकि इसने राइट फ्रेमवर्क यूज नहीं किए. दैट इज वाई आंसर वो बन के नहीं आ रहा. एंड दिस इज व्हाट आई एम हाईलाइटिंग कि ये जो प्रॉब्लम है ना, एक मेंस में जो लड़का जो फेल कर रहा है उसको फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. ठीक है, अगर आप देखोगे डायमेंशन जनरेट करने की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, स्ट्रक्चरल गैप तो होता ही होता है, डिमांड की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मोटा मोटा ये सारे जो चीजें हैं वो फेस करता है, राइट? मूविंग ऑन, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि स्टेज 3 cleared. There are a lot of people, who are at stage 3, right? What happens is कि they have cleared the means but with only a marginal marks. अब आप 729 का कट ऑफ है, मान लो यहाँ पे 729 का मेंस का कट ऑफ है, तुम 735 नंबर से क्लियर कर लो या 745 से क्लियर कर लो, तुम्हारा
उसके बाद भी इंटरव्यू में तुम 200 नंबर ले आओगे तब भी नहीं क्लियर होगा। लेट्स से तुमने 745 नंबर लाए, 729 कट ऑफ था, तुमने 200 नंबर यहां जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद 945 तुम्हारे क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, बट 945 वुड नॉट बी सफिशिएंट टू क्लियर द कट ऑफ बिकॉज 947 इज द कट ऑफ। सो व्हाट हैपेंस कि अगर आप तुम इंटरव्यू को 10 15 20 मार्क्स से भी क्लियर कर रहे हो ना, तो 200 नंबर भी लाने के बाद मुश्किल हो जाता है क्लियर करना किसको, फाइनल स्टेज की कट ऑफ को, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। स्क्रीन पे हमारे पास क्या है कि मेंस के कट ऑफ दिए, 748 वाज इन 2022, 741 2023 में था, 729 2024 में था, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो स्टूडेंट्स बार बार मेंस दे रहे हैं और बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं बाय द वे, बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर द फाइनल कट ऑफ, उनका मार्कशीट कैसा होता है एक बार समझने की कोशिश करें। नाउ ये 2022 की मार्कशीट है एक स्टूडेंट की। अब 2022 में द कट ऑफ वाज 748। लेट मी जस्ट जूम इन। 748 इज द मेंस कट ऑफ यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्टूडेंट 755 मार्क्स पाया है मेंस में, अगर तुम देख पा रहे हो, थोड़ा सा मार्कशीट ब्लर है बट दिस इज 755 मार्क्स, यानी कि कट ऑफ से 7 नंबर ज्यादा, +7 मार्क्स, ठीक है, +7 मार्क्स। और 193 मार्क्स क्या पाया इसने, इंटरव्यू में पाया है, बट उसके बाद भी 748 मार्क्स आए, बट कट ऑफ फाइनल था 960, यानी कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। 193 इज व्हाट, अ ग्रेट मार्क्स इन इंटरव्यू, राइट। लेट मी जस्ट इरेज इट ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि इंटरव्यू में 193 मार्क्स इज नॉट अ केक वॉक इन इंटरव्यू, राइट। 193 मार्क्स इज नॉट द केक वॉक इन इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि जो इशिता किशोर है उस साल की रैंक 1 2022 की, उसके भी 193 मार्क्स ही थे इंटरव्यू में। तो रैंक 1 मार्क्स इन द इंटरव्यू और दिस पर्टिकुलर गाय हु डिड नॉट क्लियर गेटिंग द सेम मार्क्स इन द इंटरव्यू। बट अगर आप देखोगे इशिता किशोर को 901 मार्क्स है मेंस में, 901, ह्यूज, लाइक 748 वाज द कट ऑफ, लेट्स से 750 भी था, तो 150 नंबर से ऊपर नंबर है इसके मेंस कट ऑफ से, 150 नंबर से ऊपर। सो ऑल दोस पीपल हु आर not clearing the mains examination 50 plus with 50 plus marks on the cutoff, they would be stuck at this particular stage, they would be stuck at this particular stage, ठीक है। एंड दे विल से कि मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ, वाई, बिकॉज मेंस में ही नहीं हुआ था आपका, यू जस्ट मार्जिनली क्लियर्ड इट, राइट, यू जस्ट मार्जिनली क्लियर इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स। अगेन एक और एग्जांपल अगर मैं दिखा पाऊँ तुमको, तो ये बहुत रिसेंट एग्जांपल है 2024 का। द पर्सनालिटी टेस्ट में 200 नंबर पाया शक्ति दुबे ने, और 843 मार्क्स पाए किसमें, मेंस में, 843 मार्क्स इन द मेंस। लेट मी जस्ट इरेज इट फॉर यू ताकि क्लियर दिखे। 843 मार्क्स इन द मेंस, कट ऑफ कितना था, 729, यानी कि 100 प्लस मार्क्स जो है आ रहे हैं मेंस में, ठीक है। 110 प्लस आप कह सकते हो, एग्जैक्ट नंबर 110 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, और 200 नंबर आया कट ऑफ में। वहीं आप देखोगे 195 पाने के बाद भी सिर्फ 5 नंबर कम इंटरव्यू AIR1 के मार्क्स से, बट 729 से ये 7, यानी कि कितना नंबर ज्यादा है, 8 मार्क्स, राइट। 8 मार्क्स मेंस के कट ऑफ से अगर आप ऊपर पाओगे सिलेक्शन नहीं होगा आपका, मिनिमम 50 मार्क्स इज रिक्वायर्ड, 50 नंबर कम से कम आपको कट ऑफ से ऊपर पाना है, तब जाके नंबर आपके आएंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है in the main, right? So we're just clearing the cutoff, you will be again repeatedly doing that. Now the problem what happens with these students is कि जो लोग इंटरव्यू देते हैं, एक बार जरा समझना कि जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है। नाउ अभी शायद 8 दिसंबर से पहला इंटरव्यू शुरू हो गया है, आज ही आया हुआ है नोटिफिकेशन कि 8 दिसंबर से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। एंड दिस इंटरव्यू लास्ट डेट मैंने देखा नहीं, बट ये फरवरी मार्च तक आई थिंक चलता है, मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा, मे बी लेट्स से मार्च तक रिजल्ट आ जाए, ठीक है। नाउ ऑल दो स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू दे रहे हैं मार्च तक बिजी हो जाएंगे, ठीक है। दिल बी
लेट्स से अपने रिजल्ट का वेट करेंगे जब तक मार्च तक, राइट। लेट्स से उनका नहीं हुआ, तभी वो स्टेज 3 में है। तो अब मार्च में जब रिजल्ट में नहीं होगा तो क्या वो मेंस की प्रिपरेशन करेंगे या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए? दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट? द प्रीलिम्स ओनली, राइट। तो उनको मेंस की प्रिपरेशन कभी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो मेंस की प्रिपरेशन वो कहां कर पाते हैं? सिंपल, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही। और अगेन द साइकिल रिपीट्स, क्योंकि एक मोमेंटम जो उन्होंने थ्रू आउट बनाया रहता है अपने 2-3 प्रिपरेशन में लगातार दे दे के, उस चीज को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई द साइकिल जो है वो कंटिन्यू कर रही बार, बिकॉज दे कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्या है? लिमिटेड टाइम है, राइट। अब आपने एक साल पहले जो है मेंस का एग्जाम दिया था, अभी तक आप सब क्या हो? भूल चुके हो। तो व्हाट द स्टूडेंट डज इज, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज इन माय एग्जाम, व्हाट कि पहले मैं इन प्रीलिम्स और मेंस में जो पुराना पिछले साल का पढ़ा था वही अगर मैं पढ़ के चला जाऊंगा तो आई विल बी एबल टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन, बट दैट इज नॉट गोइंग टू फेच द मार्क्स, right? Because repeating the same thing and expecting different result will not give you the different result, right? समझ में आ रही मेरी बात? yes or no? yes or no? तो मैं आगे बढ़ू। great. So this is the problem with the people who give multiple time interview. Giving multiple time interviews is not a, uh, let's say कोई बहुत achievement नहीं है. You have to clear the exam, right? That is the achievement. And giving multiple means is also not an achievement. I have lot of students जो कि लगातार प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर रहे थे, आए और प्रीलिम्स क्लियर किए, मेंस क्लियर किए और चले गए। फॉर एग्जाम्पल आदित्य श्रीवास्तव, रैंक 48, अभी शादी भी होने वाली है उसकी। 2 बार से प्रीलिम्स नहीं किया हुआ, तीसरी बार हमारे पास आया एंड ही क्लियर द प्रीलिम्स आल्सो, मेंस आल्सो एंड गॉट रैंक 48 आल्सो। आदित्य पांडे, सॉरी नॉट आदित्य श्रीवास्तव, आदित्य पांडे, रैंक 48, राइट। So this is what happens, this is what they face the problem, and 80% of the people are facing the same problem. So now if you want to get away from this stage 3, तो क्या आप एक स्पेसिफिक टाइम निकाल पाते हो मेंस की प्रिपरेशन के लिए? यू हैव टू फिगर आउट, तब जाके आप जो 80% आपके जैसे लोग हैं जो स्टेज 3 में फंसे हुए हैं ना, देन यू विल बी मूव आउट और आप यहां से निकल पाओगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। सो मूविंग ऑन, तो व्हाट प्रॉब्लम दे फेस इज इनका डायमेंशन सब्सटेंशिएशन बेटर नहीं होता, प्रेजेंटेशन में बहुत सारा गैप होता है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू, हम खुद इन लोगों के साथ डील करते हैं, कॉपीज पे बहुत सारा बात करते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको भी दिखाया भी। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स, क्लियर थिंकिंग कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं होती, द प्रिपरेशन इज क्वाइट हैphazard. I know a lot of IIT guys, right? We have a lot of students from IIT Kanpur and all these things. They are very smart, right? They don't have structured notes, structured preparation नहीं की है, so they are able to clear the cutoff because their natural way of talent, जो उनका tacit knowledge है, जो natural talent है, इसकी वजह से they clear the exam of mains, but multiple cycle में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो clear structured answer दिखता ही नहीं है कॉपी के अंदर, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा। दे हैव टू वर्क अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड देन वो ये चीज रिफ्लेक्ट हो पाएगी कॉपी में। नाउ मूविंग ऑन, एक और चीज देखते हैं, द लास्ट स्टेज दैट इज फोर्थ स्टेज, कि इफ यू आर ऑलरेडी इन द लिस्ट एंड इंप्रूविंग एंड एमिंग फॉर द रैंक इंप्रूवमेंट, ठीक है, तो आप उनके लिए क्या गैप्स होते हैं और उनको क्या करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे वो वाली चीज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक चीज जो हमें समझनी है कि वैल्यू एडिशन इज अ थिंग ऑफ रैंकर, वैल्यू एडिशन इज अ थिंग ऑफ रैंकर। Now students are not meeting the demand of the question and are thinking of about value addition at the first day, right? Right. So this is important for you to understand कि you have to first make sense with the demand of the question. And value addition जो चीज मार्केट में बहुत फेमस हो गई है कि वैल्यू एडिशन करना है, that is the thing of ranker because they have to do something in order to improve their rank, right? And when we started with these people only. The people who have given interview and they are aiming for the rank improvement. We started with these people only. So that is why value addition was a very natural thing in the civils daily, right? And that is why we also made the X factor notes and everything that is available in the market. तो उसमें देखो कि बहुत सारा value added है. But
व्हेन आई सी स्टूडेंट आस्किंग मी कि सर मैं अपना आंसर डिफरेंट कैसे लिखूं, अपना आंसर में और बेटर कैसे करूं, सो फर्स्ट ही हैज टू अंडरस्टैंड कि ही हैज टू, लेट्स से, फर्स्ट make sense with the demand of the question. Like the previous question which I showed here, you have to make sense with the demand of the question. Not just कि आप कुछ भी बस डाल तो सही चीज रहे हो, भर तो पेपर दे रहे हो, अच्छा भी लिख रहे हो, सुंदर भी लिख रहे हो, but are you really making sense with the demand of the question or not? That is something that you have to figure out. So quickly, I'll just tell in a 30 seconds कि what rankers also faces some kind of problem. First of all, उनके पास टाइम कम होता है क्योंकि they also have service responsibilities, right? A lot of students who are already in state teacher services, उनका time कम है and all these things, right? There are a lot of people who also take EOL, but yes, time की थोड़ी सी कमी होती है. They are other evolved other way as well. Now इनका पेपर स्पेसिफिक चैलेंजेस होता है, अक्रॉस सिलेबस चैलेंजेस नहीं होगा. समझ रहे हो? मतलब हो सकता है कि ऑप्शनल पहले से बढ़िया ऑलरेडी हो. आई हैव वन स्टूडेंट सलूनी, उसका 280 ऑप्शनल में आया था ज्योग्राफी में, तो ऑप्शनल सी इज सॉर्टेड विथ, राइट? तो इनका हर एक पेपर में प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि अगर आपका हर एक पेपर में ही नीचे नंबर आ रहा है तो आपका गेम कहीं ना कहीं खराब है. तो इनका पेपर स्पेसिफिक चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं, पूरा इंटायर सिलेबस में इंटायर साथ के साथ पेपर में दिक्कत नहीं होती, राइट? और द थिंग इज फॉर देम द वैल्यू एडिशन इज द थिंग, द पॉइंट जनरेशन इज द थिंग. दे वांट टू राइट मोर पॉइंट्स, राइट? तो उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा पॉइंट मुझे लिखना चाहिए क्योंकि 4 तो मुझे ऑलरेडी आता है, मुझे 7 लिखना है, राइट? सो दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड दीज थिंग्स कि ज्यादा पॉइंट भी लिखे, ज्यादा वैल्यू एड भी करें, सो दैट रैंक इंप्रूव हो जाए. So these things they let's say look for, and these are the challenges that they face, right? Now what you can do is the thing, what you can do right now for all the people at stage 1 and stage 2 and 3 एक साथ लेंगे, ठीक है? You have to understand one thing very clearly कि अगर आप स्टेज 1 पे हो यानी कि आपका बार बार से प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है, और अभी भी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप समझ जाओ एग्जाम तो नहीं निकाल पाओगे. क्योंकि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कब करोगे? तो मेंस की तैयारी नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, राइट? और एक बात क्लियरली गार्ड बांध के रख लो अपने पास कि 100 डेज, अगर आपने 2-3 साल से एग्जाम के अंदर बने हो तो 100 डेज आर सफिशियंट. 100 डेज आर सफिशियंट इनफ फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है? अब वो 100 डेज आपका फरवरी के अराउंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? 8 फरवरी, आई थिंक 1 फरवरी के अराउंड 100 डेज आपके पास होंगे, अराउंड 100 डेज, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर. उसमें एक स्टूडेंट अगर 3 राउंड सिलेबस से गुजर सकता है ना, या कोई 60 दिन में भी, अगर लेट्स नॉट टॉक अबाउट 760 डेज बिकॉज यू विल बी मिसगाइडेड. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई नो जो मार्च अप्रैल में तैयारी करते हैं और फिर प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम, लेट्स नॉट टेक द स्पेशल केस हियर. 100 डेज आर सफिशिएंट इनफ फॉर द प्रिपरेशन प्रीलिम्स. अगर जो 100 डेज में नहीं निकाल पा रहा है वो 150 दिन भी तैयारी करके कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ लेगा, ये बात समझो. ये 2 बार चीजों को और रिवाइज ही करने वाला है, नथिंग एल्स ही इज गोइंग टू डू. इफ योर स्ट्रेटजी इज राइट इन 100 डेज, अगर आपने रेलेवेंट स्किल्स डेवलप कर ली, आपने ढंग से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए लास्ट 20-25 साल के विद ऑप्शंस के साथ, राइट? आपने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स प्रिपेयर कर लिए और आपने 3 राउंड सिलेबस के थ्रू जा चुके हैं, इट इज सफिशिएंट इनफ टू क्लियर द प्रीलिम्स. और ये 100 डेज में हो जाता है, ठीक है? तो अभी वी हैव टोटली व्हाट, अराउंड 180 डेज फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. आप 100 डेज निकाल के जो 80 डेज है ना, इनमें यू कैन प्रिपेयर फॉर द मेंस, राइट? इनमें यू कैन प्रिपेयर फॉर द मेंस. एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर मेंस इन दीज 80 डेज, सिंपली व्हाट वी हैव मेड इज 75 डेज मेंस एक्शन प्लान, ठीक है? इसके बारे में मैंने पहले ही बात की है तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा. सिंपली हमने क्या किया है कि सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेज में कि इतने नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डेज आपको लगने चाहिए. नाउ अगर आपको पॉलिटी लेक्चर 10 दिन में प्रिपेयर करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रिपेयर, दिस इज द पॉलिटी का सिलेबस एंड दीज आर द माइक्रो थीम्स दैट आर देयर फॉर द पॉलिटी जो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है? इनमें इतने क्वेश्चन आए हैं और आपको इतना टाइम लगना चाहिए इन 3-4 माइक्रो थीम्स को प्रिपेयर करने में. सो दिस इज व्हाट अ प्लान वाइज थिंग दैट वी हैव गिवन. नाउ दिस कैन ऑल्सो बी व्हाट टफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. बिगिनर्स के लिए हो सकता है कि जो जो अपने लेट्स से स्टेज 1 पे हैं, जिनको मेंस का भी कुछ ज्ञान नहीं है,
तो उनके लिए भी हो सकता है कि ये चीजें भी टफ हो जाएं, थोड़ा सा ज्यादा जो है वो स्ट्रेच हो जाए उनके लिए. तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन जस्ट प्रिपेयर द एटलीस्ट दोज माइक्रो थीम्स विच आर ऑफ प्रायोरिटी नेचर. मतलब क्या कि पॉलिटी के सिलेबस की वो माइक्रो थीम्स जो 3 से ज्यादा बार आई हैं, किसमें 2013 से लेकर 2025 तक में, यानी कि 13 सालों में 3 से ज्यादा बार आई हैं. दीज आर 11 माइक्रो थीम्स. तो इन पे अगर आपने चीजों को एटलीस्ट प्रिपेयर कर लिया तो व्हाट विल हैपन इज कि आप एक मेजर चंक प्रिपेयर कर पाओगे अपने लिए. एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन फॉर ऑल द, जैसे गवर्नेंस का ये एक 6 दिन का प्लान है, बट अगर आपको भारी लग रहा है, प्रिपेयर दीज थिंग्स एटलीस्ट, बिकॉज ये तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है. इफ यू वांट मी टू शो दैट पर्टिकुलर इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रियोरिटाइज माइक्रो थीम, मैं आपको दिखा देता हूं. आई जस्ट शो यू कि ये पॉलिटी का हमारा प्लान था 10 दिन का. आप ये 11 माइक्रो थीम्स प्रिपेयर करो. क्यों? क्योंकि इन प्रायोरिटी ज्यादा है. और इन 11 माइक्रो थीम्स में से इस बार 2025 में क्या हुआ, जो 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आए थे उनमें से 6 क्वेश्चन इन्हीं माइक्रो थीम से आए हैं. दैट इज फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन से 2 क्वेश्चन, प्रेशर ग्रुप, एग्जीक्यूटिव, इलेक्शन डिस्प्यूट एंड डिस्क्वालिफिकेशन. दीज आर द 6 क्वेश्चन दैट हैव कम अप इन 10 क्वेश्चंस. और आपको अगर माइक्रो थीम्स देखनी है तो देख लो यहाँ पे, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन, pressure group, union executive, election dispute and disqualification, right? So if you do this thing, this is totally data backed. So ultimately क्या होने वाला है कि जो 50% ऑफ द जो माइक्रो थीम है, यानी कि आप सिलेबस का 50% कवर करो, आपको 70% कवरेज मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए अभी हम ऐसा कर रहे हैं. और रेस्ट 50% आपको क्या देगा? आपको सिर्फ और सिर्फ 30% कवरेज देगा. तो आपको अभी उन टॉपिक्स पे नहीं फंसना है जिसका आने का प्रोबेबिलिटी कम हो सकता है वो आ भी जाए, वी नेवर नो, बट तैयारी तो हम उस पर नहीं कर सकते ना, डिपेंड. लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली इफ यू आर लिसनिंग टू मी. किसी भी एग्जाम की तैयारी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी होती है, वो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी प्रिडिक्टेबल पार्ट्स होते हैं ना, उन पे ही की जाती है. आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीजों पे तैयारी बैठ के नहीं कर सकते. मान लो आप इसी की तैयारी कर रहे हो, इसमें से कुछ भी नहीं आया क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल था, राइट? और इन प्रिडिक्टेबल चीजों की तैयारी करते करते में आप जो एप्टीट्यूड डेवलप करते हो, ठीक है, एप्टीट्यूड डेवलप करते हो, उसी से आप टैकल करते हो ये अनप्रिडिक्टेबल वाला एस्पेक्ट भी. तो जो मेंस की तैयारी है वो माइक्रो थीम की तैयारी है. माइक्रो थीम की तैयारी करते करते यू विल डेवलप एन एप्टीट्यूड, ठीक है, जिससे आप मेंस की एग्जाम को अच्छा समझ पाओगे, यूपीएससी को अच्छा समझ पाओगे, और जिससे आप जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं, जो बाउंसर क्वेश्चंस हैं, पीपल आस्क मी कि हाउ टू डील विद दैट, यू विल डेवलप एन एप्टीट्यूड टू डील विद दैट. देयर इज नो क्लियर कट आंसर टू दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? ओके. सो पीपल हु आर एट स्टेज 1, सिंपली उनको क्या करना है, 75 डेज प्लान फॉलो करना है, उसमें से इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स पे काम करना शुरू कर देना है. एंड पीपल हु आर एट स्टेज 2 एंड 3, दे हैव टू यूज अगेन दिस प्लान ओनली, और इसी प्लान में उनका जो गैप्स है पर्टिकुलर, उनको फिल करना है. एंड हाउ टू फाइंड द गैप एंड अदर थिंग्स, वो आपको एक बार मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे आना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. Somebody is saying, sir, I don't have any systematic notes in my four means attempt. So it happens because let's understand. I'll just finish, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास, क्वेश्चन ले लेता हूँ. Let me finish this. So simply जो सेकेंड और थर्ड स्टेज पे ना, प्लान में जो भी चीजें उनकी हो चुकी हैं, दैट इज द एडिशनल थिंग फॉर देम, बट जो भी गैप है ना, दैट इज अ ब्लाइंड फॉर देम. उनको वो करना है और पेपर लिखना है, माइक्रो लूप कोच करना है, डिस्कशन लेना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करना है. दिस इज व्हाट दे हैव टू डू. नाउ if you are going to be a part of our program, that is Smash Means program, we have made a plan of 75 days program, 75 days, jahan pe what we are doing is we are deliberately helping in such a way that you improve your level of answer writing, ताकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपके पास एक कंफर्ट हो. ऐसा ना हो कि सारे वेरिएबल्स आपको उसी समय पता चल रहे हैं तो आपका गेम ही ओवर हो गया वहां, राइट? यू शुड हैव सम काइंड ऑफ, क्योंकि वहां पे प्लान और रिगरस होने वाला है, राइट? वहां पे प्लान और रिगरस होने वाला है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इन द नेक्स्ट 75 days, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 0 से लेके 15 दिन के अंदर व्हाट विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर स्ट्रक्चरल कॉम्पिटेंसी. 38 डे तक विल हेल्प यू
कि आप फेटल 5 मिस्टेक्स ना करें. एंड व्हाट आर फेटल 5 मिस्टेक्स? आई थिंक इस पे बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि फेटल 5 मिस्टेक क्या होती हैं. वो 5 चीजें जो आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी हर एक क्वेश्चन में. 45th डे तक आपका कंटेंट कॉम्पिटेंसी बेटर होने लगेगा, आर्टिकुलेशन बेटर हो जाएगा, डीआई अप्रोच लगाने लगोगे. 68 डे तक आपको प्रेजेंटेशन में इनोवेशंस वगैरह आना शुरू हो जाएगा. और 75th डे तक क्या करोगे, आप पीयर ग्रुप और वैल्यू एडिशन की तरफ जा सकते हो. लाइक आई टोल्ड कि वैल्यू एडिशन पहले दिन ही आगे नहीं करना है. आप पहले दिन ही वैल्यू एडिशन पे परेशान हो, राइट? यू डोंट हैव टू डू दिस. नाउ देयर सम कॉमन डाउट्स कि सर शेड्यूल टाइम बनाएं, कैसे मैनेज करें, सिलेबस कैसे बढ़ाएं. ये सब बेसिक डाउट्स होते हैं जो हमने सब्ज्यूम कर लिए अपने इस डिस्कशन में, और मेरे प्रीवियस वेबिनार्स में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है. This is something that timetable and schedule management that I'm telling you, right? Let's understand this thing because बाकी जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे जो कॉमन डाउट्स पूछा हुआ है कि सर टाइम और शेड्यूल मैनेज कैसे करें अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 75 डेज, कैसे मैनेज कर सकते हैं. और दे आस्क मी द क्वेश्चन अबाउट सिलेबस रिसोर्सेज क्या है. तो सिलेबस रिसोर्सेज हमने माइक्रो थीम और एक्स फैक्टर बनाई दिया है, नथिंग एल्स आफ्टर दैट. मीन्स आंसर राइटिंग कैसे करें, लॉट ऑफ वीडियोज आई हैव मेड. माय फ्री आंसर राइटिंग कोर्स यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब. On YouTube you can watch, you'll get the insight, but आपको डिस्कशन लेना पड़ेगा so that improve every टेस्ट. टेस्ट सीरीज अप्रोच कैसा होना चाहिए. टेस्ट सीरीज आपको ऐसी लेनी है जिसका हिट रेशियो हो, जो क्वेश्चंस की क्वालिटी ऐसी बनाते हो जहाँ पे यूपीएससी के अकॉर्डिंग वो अलाइन करे. पीयर एंड मोटिवेशन का इशू आ रहा है. भाई मोटिवेशन नहीं तो मत आओ पढ़ने, सिंपल सी बात है. जब तुमको इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने में, तो फिर मैं कैसे लाके दे दूंगा. मेरे पास जादू छड़ी तो है नहीं, तो मैं अपने आप को कर लेता मोटिवेट, राइट? तो नहीं हो पाएगा. पीयर या पीयर की द थिंग इज कि लेट्स अंडरस्टैंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु लुक फॉर पीयर ग्रुप, राइट? देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर सिटिंग इन सम रिमोट एरिया, दे थिंक कि दिल्ली आएंगे तो पीयर ग्रुप मिल जाएगा, इसकी तैयारी बेटर होगी. आई टेल यू ऐसी ये मिथ है, ठीक है? ये मिथ है. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज पीपल हु आर इन द सिमिलर बोट दे कैन नॉट गिव यू द बेटर आइडियाज. अगर एक नैया डूब रही है और आप दोनों लोग एक साथ बैठे हो, तो वो आपको कुछ बचा थोड़ी लेगा. जो जहाज नहीं डूब रहा है वो बचा सकता है, राइट? सो पीयर ग्रुप, राइट, हो सकता है उसका कुछ ब्लाइंड स्पॉट हो, आपके पीयर का, आपके फ्रेंड का, जो आपको भी वो रिइंफोर्स कर दे, राइट? सो पीयर ग्रुप से बहुत फर्क नहीं पड़ता. इफ यू हैव अ गुड मेंटोर हु इज गाइडिंग यू, he can be your brother maybe who have cleared the exam, or he's much ahead of the exam, or any professional who is helping जिसके अंडर रैंक्स आई हैं, देन आप सही हाथों में हो, आप कर सकते हो. पीयर ग्रुप का बहुत फर्क नहीं पड़ता. इफ यू नो द प्रोसेस, you have to just let's say move on that process only, nothing else that you have to do extra, right? ठीक है. if you have good peers that's additional, but peer group से एग्जाम निकल रहा है, दिल्ली आने से एग्जाम निकलेगा, ऐसा कुछ भी है नहीं, राइट? प्रीलिम स्ट्रेटजी, इस पे बहुत सारी वीडियोस बन रहे हैं हमारे सिविल जली के चैनल पे. one thing that I would tell, 100 days are sufficient enough. Just remember this thing. Whenever you feel a FOMO, just remember 100 days are sufficient enough, right? Now let's talk about time and schedule management. This I'll discuss in detail, right? And also discuss the working professional wala thing also, right? Now this is a broader timetable. If you want to take a screenshot of it, take a screenshot. Let's understand one thing very important. टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट तब हो पाएगा जब आपको पता हो कि टाइम का एलोकेशन कैसे होता है, ठीक है? ये समझने की जरूरत है कि आपके ऑप्शनल के दो पेपर इक्विवेलेंट टाइम देते हैं जीएस के 4 पेपर के बराबर में. दिस इज द रूल. ये लिख लो, कहीं गार्ड बांध के रख लो. आप सोचोगे कि अच्छा इसका 2 पेपर है, इसका 4 पेपर है, तो इसको ज्यादा टाइम देना है. ऐसा नहीं होता है, ठीक है? दिस इज द रूल. ओनली 3 कॉम्बिनेशन यू हैव अगर एग्जाम निकालना है तो. अभी नेक्स्ट 75 डेज में और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी यू हैव ओनली 3 कॉम्बिनेशंस टू मैनेज ऑप्शनल एंड जीएस. उसके बाद कोई और कॉम्बिनेशन नहीं है. अगर आपको, क्योंकि आई हैव guiding a lot of students from last 5 years, I've got rankers as well. Every year I've got rankers, ठीक है? Every year. If I'll start naming, name खत्म नहीं होगा, right? This year also I've guided rankers for the rank improvement. अगर आप जाके लिस्ट देखोगे, सलोनी वर्ड्स I've guided 129 रैंक ऑलरेडी, राइट? 2022 में, 2023 में 129 अगेन, वो 20 बार मेंस दे रही है. अगेन शी हैव क्लियर्ड द मेंस. लेट्स सी रैंक इंप्रूवमेंट कितना होता है. शाइमा खान हैज आल्सो गिवन, राहुल शेखर हैज आल्सो गिवन 242 रैंक. Preeti Raparthi is there, 465 something rank last year. ठीक है? तो lot of rankers, 857 is there.
The 602 rank is there, is again going to come and give exam this year. So the lot of rankers we have guided, right? How they manage time between optional and GS is the only 3 combination I've seen yet. उसके बाद और भी कोई combination तुम अपनाओगे, कोई ना कोई चीज छूट जाएगी. Let's understand this thing. Either you divide the day into 2 halves, right? If you are studying for more than 10 hours, 10 घंटा तो देखो अभी पढ़ना पड़ेगा. कोई 8 घंटे वाला गेम नहीं बोलूंगा मैं. मेरे पास बंदे हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है. आई हैव स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग वेरी हार्ड. 10 घंटा तो मिनिमम पढ़ना है. तब जाके अगर आप अपना दिन को आधे आधे में डिवाइड कीजिए, 5 घंटा आप पढ़ सकते हैं ऑप्शनल, 5 घंटा आप पढ़ सकते हैं जीएस. दिस इज वन फॉर्मेट. दिस इज टाइप 1, ठीक है. दिस इज वन फॉर्मेट, वन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. दूसरा, द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ना डेली वो स्विच नहीं कर सकते आधे आधे में. मतलब उनको ऐसा लगता है कि एक दिन अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं तो मुझे लंबा वही पढ़ना है. द लॉट ऑफ स्टूडेंट लाइक दिस, राइट? यू मे बी दैट काइंड ऑफ पर्सन. So what you can do is you read 1 hour GS, one whole day GS. The alternate day you switch to optional. ठीक है, you switch to the optional. And this has been done by a lot of students. Lot of students who have cleared the exam, rankers जो हैं वो एक दिन GS पढ़ेंगे पूरा, फिर दूसरे दिन ऑप्शनल पढ़ेंगे, right? This is the second thing that you can do. The lot of students उनको फील ही नहीं आता एक दिन और अगले दिन, एक दिन जीएस पढ़ने में और दूसरे दिन ऑप्शनल पढ़ने में ना उनको फील नहीं आता. उनको लगता है यार गैप हो रहा है काइंड ऑफ. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड अ होल 7 डे वीक को एक डिवाइड करो 4-3 के अंदर. तुम 3-4 दिन जीएस पढ़ो, 3 दिन ऑप्शनल पढ़ो. लॉट ऑफ पीपल फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड्स में वो ऑप्शनल पढ़ते हैं, ठीक है, दबा के पढ़ते हैं, और बाकी के 4 दिन जीएस पढ़ते हैं, ठीक है. अब इसके बाहर और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. कि ऐसा नहीं करोगे तुम कि तुम पूरा एक हफ्ता 10 दिन पढ़ रहे हो जीएस, फिर एक हफ्ता 10 दिन ऑप्शनल पढ़ोगे, भूल जाओगे. टच छूट जाएगा जीएस और ऑप्शनल के बीच का, राइट? और एग्जाम फिर मुश्किल हो जाएगा क्लियर करना. इतना लंबा गैप बिटवीन प्रीलिम्स और मेंस भी नहीं होता है. और अभी नेक्स्ट 75 डेज में भी आपको नहीं करना है. अभी नेक्स्ट 75 डेज में भी आपको नहीं करना है, राइट? सो हाउ दिस प्लान वर्क्स, लेट्स अंडरस्टैंड. तो एक दिन में देखो 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है. 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा. आई विल नॉट से कि 6 घंटा पढ़ना सफिशिएंट है, नहीं है भाई. तो कॉम्पिटिशन टफ है, ठीक है. बहुत सारी चीजें खत्म करनी है. अभी आपको फरवरी तक मेंस खत्म करने के लिए थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, राइट? और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको 5 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा. दिस इज फॉर द फुल टाइम एस्पिरेंट. आई एम टेलिंग यू, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वी हैव डिफरेंट प्लान. विल बी डिस्कसिंग दैट इन पर्सन, राइट? जब वर्किंग प्रोफेशनल का अपन लेट्स से वेबिनार लेंगे या कॉल पे भी अपन बात कर सकते हैं. यू कैन जस्ट पिंग अस. So this is for the full-time aspirant. I'm telling you, for working professional, you need to have 5 hours a day. You need to have a 5 hours a day. तो 5 घंटा तो मिनिमम निकालना पड़ेगा. आप 2 घंटा कहोगे मैं पढ़ूंगा, नहीं हो पाएगा. गेम खत्म हो जाएगा आपका. आपको 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा. आप सुबह 2 घंटा 2.5 घंटा निकालो, शाम को 2.5 घंटा निकालो, या एक बार में 5 घंटा दो. हाउ एवर you give 5 hours a day minimum for those aspirants who are working. Now let's talk about those aspirants who are full-time aspirants. आपको एक दिन में 10 घंटा पढ़ना है मोटा मोटा. और हम ये जो प्लान लिए हैं यहाँ पे ऑल्टरनेट डे जीएस और ऑप्शनल है, ठीक है. दिन का आधा आधा नहीं है, ऑल्टरनेट डे है. यहाँ पे आपको 1.5 घंटे के आसपास एक करंट अफेयर का स्लॉट रखना है. 1 से 1.5 घंटे का रखना है, जिसमें आप मोस्टली आप अपनी मैगजीन्स पे रिलाई कर रहे हो, नथिंग एल्स. जो भी मैगजीन आप पढ़ते हो, हमारी एसएम वीकली और बर्निंग इशू आती है, इसको आप रिवाइज कर रहे होगे. न्यूज़पेपर आप सिर्फ 20-25 मिनट्स फ्लिपिंग द न्यूज़पेपर, सम इंपॉर्टेंट न्यूज दैट कम अप आप पढ़ लिया उसने, not more than that. You rely on these aspects. Why? Because these are more UPSC oriented. Newspaper will build your critical thinking. Yes, it is true. But after a certain point of time, when you have understood the newspaper, when you have understood the language of newspaper, when you have developed the critical thinking, तब बहुत फिर उसका वो रह नहीं जाता है महत्व. इन अ वे कि वो आपका इनमें कवर हो रहा है, बट आपको न्यूज़पेपर देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको महत्व पता नहीं चलेगा उसमें. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोदी जी हैज विजिटेड टू श्रीलंका, मान लेते हैं. I'm just giving a random example, right? It's not true. So और आपके मैगजीन में आ रहा है कि इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप, हो सकता है आपने बहुत ही लाइटली देख के निकाल दिया हो, बट इस साल यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए बिकॉज आर प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड. सो यू हैव टू चेक ऑल दीज डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग. एंड वो जब आपका एक बार मैगजीन में आता है ना, तो आप उससे बहुत ध्यान लगा के पढ़ते हो चीजों, राइट? सो दस 1 to 1.5 आवर स्लॉट आपको देना पड़ेगा न्यूज करंट अफेयर्स के लिए, राइट? और 1.5 घंटे का ये स्लॉट रहेगा, और एक 1.5 घंटे का स्लॉट रहेगा आपका लास्ट में, जहाँ पे आप रिवीजन करो.
अब रिवीजन आप एक्टिव रिकॉल से कर सकते हो, आप लिख के कर सकते हो, आंसर राइटिंग से कर सकते हो, दिस इज अप टू यू, बट मोस्टली आई से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस ना, आपको रिकॉल कैसे करना, लिख के ही करना है, तो आपका लिखना और रिकॉल करना एक साथ हो जाएगा। दैट्स 1.5 आवर स्लॉट, जहाँ पे आप डेली 3-4 क्वेश्चन लिख ही रहे होगे, कुछ कुछ रिकॉल कर ही रहे होगे। you give 1 hour for revision, 0.5 hours for half hour for writing, divide the way, but it has to be there in your schedule में होना चाहिए। एंड द रेस्ट नंबर ऑफ आवर्स जो भी हैं आपके, लगभग 4-3-7 घंटे आप पढ़ रहे होगे अपना जीएस का पेपर, जिसमें आप नोट मेकिंग कर रहे होगे, मे बी आप स्मैश क्यू लेक्चर्स देख रहे होगे, राइट। एंड अगेन द सेम थिंग यू विल बी डूइंग विद द ऑप्शनल एज वेल, कि ऑप्शनल वाले दिन में आप ऑप्शनल की प्रैक्टिस कर रहे होगे, आंसर राइटिंग की रिकॉल कर रहे होगे, 6-7 घंटा पढ़ रहे होगे, उसमें नोट मेकिंग कर रहे होगे, आप जो भी लेक्चर्स देखते हो, क्रैश कोर्स लिया वो देख रहे होगे, और करंट अफेयर्स डेफिनेटली साइमल्टेनियसली करोगे। एंड दिस इज व्हाट यू विल डू थ्रू आउट, और संडे के दिन में भी यू कैन गिव द टेस्ट, either you plan optional test, either you plan GS test, so this is has to be, ये आपको रिलीजियसली फॉलो करना है नेक्स्ट 75 डेज, ठीक है। एक दिन में अंतर नहीं दिखेगा, बट 75 दिन बाद यू विल फील अ चेंज इन द प्रिपरेशन, यू विल फील अ चेंज कि आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो गए हो, बेटर कॉन्फिडेंट हो गए हो, राइट, प्रिपरेशन में बेटर हो गए हो, प्रोसेस में बेटर हो गए हो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, दिस इज वेरी साइंटिफिकली प्लान, राइट। नाउ फॉर ऑल दोज पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ let's say getting a professional help, so they can always inquire about our Smash Mains program. You can call on this particular number. If you have given mains before, you'll get some kind of scholarship. You just share your mark sheet, right? And also people who have not even written the mains, they can also get help from us. You can just call this number, or there's a lot of people who are not able to understand कि हमसे क्या mistake हो गई in the mains preparation, जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा इतनी मेहनत करने के बाद भी। Just utilize this course QR code और take the screenshot right now, और इन पे अपनी कॉपी हमें भेज दो, ठीक है। We'll analyze for you on a free call, we'll analyze for you, we'll tell you what the course correction is, right? हम बताएंगे क्या ब्लाइंड स्पॉट जा रहा है जो आपको इस बार इंप्रूव करना चाहिए।